नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परेर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ये जीके और जीएस का अगला वीडियो। आइए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये बोला गया है कि भारतीय खिलाड़ी अनांका अलका मौनी कौन से खेल से खेलती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्क्वैश। अब अगर मैं स्क्वैश की बात करूँ, स्क्वैश की अगर मैं बात करूँ तो स्क्वैश होता क्या है। अगर मैं स्क्वैश की बात करूं तो स्क्वैश होता क्या है। तो स्क्वैश एक उच्च तीव्रता वाला, एक उच्च तीव्रता वाला एक उच्च तीव्रता वाला रैकेट खेल है। ये कौन सा खेल है दोस्तों? रैकेट खेल है। ठीक है। अगर मैं स्क्वैश की बात करूं तो स्क्वैश का प्रबंधन जो करता है वो विश्व है। स्क्वैश का प्रबंधन जो करता है वो करता है विश्व। स्क्वैश का जो प्रबंधन करता है वो विश्व स्क्वैश फेडरेशन। स्क्वैश का जो प्रबंधन किया जाता है वो विश्व स्क्वैश फेडरेशन द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम थोड़ा सा बैडमिंटन के बारे में जान लेते हैं। ये थोड़ा सा बहुत अच्छा मतलब एक तरीके से टॉपिक है, इसको हम थोड़ा ख़त्म कर लेते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे बैडमिंटन के बारे में। देखो, हो सकता है मैं कुछ चीज़ें नहीं लिख पाता हूँ, तो वो दोस्तों कैच कर लिया करो आप लोग। बैडमिंटन, देखो अगर मैं बैडमिंटन की बात करूँ तो इस खेल का प्रारंभिक रूप इस खेल का प्रारंभिक रूप प्राचीन प्राचीन ग्रीस में खेला जाता था। ग्रीस जानते होगे, एक देश है। प्राचीन ग्रीस में क्या होता था, खेला जाता था। अगर मैं इसके दूसरे नाम की बात करूं, बैडमिंटन का अगर मैं दूसरे नाम की बात करूं तो इसका जो दूसरा नाम है वो है बैटल डोर बैटल डोर या शटल कॉक या शटल कॉक, ये इसका दूसरा नाम है। अब कुछ यहाँ से की पॉइंट लिख लो आप, जैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो पुराना नाम था, पुराना नाम जो था पुराना नाम पुराना नाम था इंटरनेशनल इंटरनेश इंटरनेशनल नेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, ये इनका पुराना नाम था। अब कुछ इससे मतलब संबंधित कप भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से कप है ना इससे संबंधित है, तो वो भी हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है दोस्तों, अगर हम संबंधित कप की बात करें, कौन कौन से कप हैं जो कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, हम उस पर बात कर लेते हैं। देखो, जैसे अगर मैं बात करूँ, ये सब की पॉइंट हैं जो कि हर एक एग्जाम में है। जैसे 555 विश्व कप, ये किससे संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। विश्व कप कॉमा लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नारंग कप पूछा गया क्वेश्चन, नारंग कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित। फिर पूछा जाता है थॉमस कप, ये भी पूछा गया क्वेश्चन कि थॉमस कप किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। फिर पूछा जाता है उबेर कप, तो पूछा जाता है दोस्तों उबेर कप,
ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। फिर पूछा जाता है विल्स कप। विल्स कप ये भी किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि बैडमिंटन को ओलंपिक में कब जोड़ा गया, ओलंपिक में कब ऐड किया गया बैडमिंटन को, तो ये किया गया था 1992 में। ठीक है, 1992 में ओलंपिक में से शामिल किया गया था। ये 9 लिखा है, 1992 में ओलंपिक में से शामिल किया गया था। और कहाँ पर? स्पेन में। ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक है ना, बैडमिंटन के खिलाड़ी को कहते क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बैडमिंटन के खिलाड़ी को शटलर्स कहा जाता है। बैडमिंटन के खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? शटलर्स कहा जाता है, कहा जाता है। बैडमिंटन के खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? शटलर्स। इसी से एक संबंधित है कि ब्लैक कार्ड क्या होता है बैडमिंटन का। ब्लैक कार्ड बैडमिंटन में किस शब्द के लिए यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है अयोग्यता के लिए। किसके लिए किया जाता है? मतलब जब भी किसी खिलाड़ी को ब्लैक कार्ड दे दिया जाता है तो आप ये मान के चलें उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ये क्वेश्चन शायद जीडी में पूछा गया है कि प्रत्येक गेम में, बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में कितने कितने खिलाड़ी, सॉरी कितने कितने, प्रत्येक गेम में, प्रत्येक गेम अंक में कितने कितने, मतलब प्रत्येक गेम में कितने कितने अंक होते हैं? तो ये 21 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 21 अंक। ठीक है दोस्तों, देखो अगर आपको ये जानकारी कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर पा रही है और आपको जानकारी कहीं ना कहीं सही लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी करें। क्या होगा, कमेंट आप करेंगे तो उससे मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक हिम्मत मिलती है और लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं मैं एक हेल्प कर पा रहा हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि क्लास आपको कैसी लग रही है और क्या सुधार करना है क्या नहीं करना है, ये भी आप बताएं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में डैश डैश परिवारों का जनधन खाता खुलवाया गया। अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब 100% आप ये मान के चलें 100% लोगों ने जनधन योजना खाता खुलवा लिया है। कहाँ पर? एमपी में। ठीक है। अगर मैं जनधन की बात करूँ, जनधन योजना की, तो जनधन योजना की जो शुरुआत थी ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत थी वो 15 अगस्त 2014 को पीएम मोदी ने की थी और लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा की गई थी और जो स्टार्टिंग थी वो 28 अगस्त से की गई थी, ये मान के चलें 28 अगस्त से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। बोला जा रहा है सापेक्षता के सिद्धांत के साथ नए डैश डैश भौतिकी की परिदृश्य को बदल दिया और इस सिद्धांत में क्वांटम यांत्र सिद्धांत को डिजाइन करने के प्रमुख योगदान दिया था। तो ये थे दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 19 में लिखा, सॉरी आर्टिकल ये 20 में लिखा है। कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 20 में। अगर हम अनुच्छेद 16 की बात करें, ठीक है, आर्टिकल 20 तो आप जानिए कि भैया किसी के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, अपने ही विरुद्ध साक्षी बनाने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को। अगर मैं अनुच्छेद 16 की बात करूं तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहते हैं, अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अवसर की समता। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि राज्य के अधीन, आर्टिकल 16(1) में लिखा है कि राज्य के अधीन, समझ लें ध्यान से, राज्य के अधीन रोजगार नियुक्ति में नागरिकों के अवसर की समानता दी जाएगी।
मतलब राज्य के अधीन का मतलब है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ नियुक्ति और रोजगार के मामले में, इसका मतलब ये है कि राज्य किसी भी नागरिक, राज्य का मतलब सरकार, एक तरीके से राज्य किसी भी नागरिक के साथ नियुक्ति और रोजगार के मामले में न तो धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान और उद्भव निवास इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब वो ये कहना चाह रहा है यहाँ से, अवसर की समता का मतलब होता है कि चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी वंश का हो, किसी भी स्थान से हो, किसी भी निवास से हो, किसी भी मूल वंश से हो, चाहे किसी भी लिंग का हो, उसे है ना अगर अवसर की समान अवसर आया है तो उसके लिए एक जैसा समान देखा जाएगा, उसे किसी भी प्रकार का, किसी भी आधार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसी को कहते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता बात करता है आर्टिकल 16। अब मैं आर्टिकल 18 की बात कर लेता हूँ। अगर मैं आर्टिकल 18 की बात करूं तो आर्टिकल जो 18 है वो कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं, आर्टिकल जो 18 है वो एक उपाधियों की अंत की बात करता है। आर्टिकल जो 18 है वो क्या कहता है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का, एक मिनट दोस्तों, उपाधियों का, उपाधियों का अंत। अब होता क्या है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। देखो मैं बोल के समझा सकता हूँ, लिख के लिखेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा है। अनुच्छेद 18 कहता है कि आज़ादी से पहले जो भी उपाधियाँ हुआ करती थी, जो अंग्रेजों द्वारा दी गई हैं या अंग्रेजों द्वारा जो प्रदान की जाती थी, जैसे आपने देखा होगा पहले अंग्रेजों द्वारा उपाधि दी जाती थी वीर बहादुर की उपाधि, ठीक है, वीर बहादुर, ठीक है, वीर बहादुर की उपाधि हुई, राय बहादुर की उपाधि हुई, ये कुछ ना कुछ उपाधियां दी जाती थी भारत वालों को, ठीक है, जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के प्रति एक तरीके से झुकाव रखते थे, आदि प्रकार की उपाधियां दी जाती थी, जो कि आर्टिकल 18 में लिखा है कि इसका क्या किया जाए, इसका अंत किया जाए, ठीक है। लेकिन कुछ अपवाद भी है इसमें, अपवाद क्या है, लेकिन दो चीज़ों में अपवाद रखा गया है, जैसे पहली शिक्षा और दूसरी सेना, इनकी उपाधियों का अंत नहीं हुआ है। जैसे आपने देखा होगा पीएचडी वगैरह, डॉक्टर वगैरह आदि शिक्षा से संबंधित हैं, जैसे कर्नल, ब्रिगेडियर आदि उपाधि जो है वो सेना से संबंधित, इनका अंत नहीं हुआ है, इन्हें रखा गया है। और अनुच्छेद 18 और क्या कहता है, अनुच्छेद 18 ये भी कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 18 ये भी कहता है कि जो भारत का नागरिक होगा, भारत का जो भी नागरिक होगा वो अन्य किसी देश की उपाधि को, जो भारत का नागरिक होगा वो अन्य किसी देश की उपाधि को बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से उसे स्वीकार नहीं कर सकता। इस बात का कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, ध्यान देना। तो ये आर्टिकल पूरा 18 था। आर्टिकल 18 के बाद अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 14 की बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 14 क्या है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, तो आर्टिकल 14 जो है वो आर्टिकल 14 कहीं ना कहीं विधि के समक्ष समानता की बात करता है। किसकी बात करता है, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता की बात करता है। इसका मतलब वही मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, विधि के समक्ष समानता। देखो जो भी आर्टिकल आए हैं वो हमें याद रखने हैं। ये आर्टिकल क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। ये लिया कहाँ से गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। देखो होता क्या है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसका अर्थ होता है कि विधि या कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं, चाहे वो कितना भी पैसा वाला हो या कितना भी गरीब हो, किसी भी राज्य का हो या कहीं भी रहता हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, सभी के लिए कहीं ना कहीं कानून क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कहता है आर्टिकल 14। विधि के समक्ष समानता मतलब प्रत्येक व्यक्ति का मतलब यहाँ ये है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो या ना हो, सभी के लिए जो कानून होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ये आर्टिकल 14 कहता है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है भैया, कि सभी के लिए कानून बराबर होगा, चाहे वो कहीं से भी हो और कैसे भी हो, ठीक है। इससे इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल और अच्छा पूछा जाता है, हम उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसे रफ करके। आर्टिकल 17 ये भी कई बार पूछा गया, तो उस पर हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 17 की। आर्टिकल अगर हम 17 की बात करें, अनुच्छेद 17 की बात करें, अनुच्छेद 17 ये भी बहुत पूछा गया है एग्जाम में। इसका मतलब होता है अस्पृश्यता का अंत।
अस्पृश्यता का अंत। इसको और सरल भाषा में समझाता हूँ। अस्पृश्यता का अंत का मतलब क्या होता है? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत। ठीक है दोस्तों। हुआ क्या है? छुआछूत का अंत का मतलब है कि देखो, आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाए, मतलब जो जिस भी प्रकार की जो छुआछूत पहले होती थी उस सभी का क्या होगा? अंत होगा। ये आर्टिकल 17 कहता है। और आर्टिकल 17 के तहत, या आर्टिकल 17 में एक अधिनियम बनाया गया है, ये कानून बनाया गया है 1955 का। ठीक है, अस्पृश्यता अंत अधिनियम 1955 में लिख रहा हूँ ऐसे, 1955 ये कानून बनाया गया। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 ये कानून बनाया गया, और इसके तहत कहीं न कहीं दंड देने का भी प्रावधान है। अगर कहने का मतलब है कि कोई भी छुआछूत जैसे मामले को करता है, या कोई भी छुआछूत के मामले को कहीं ना कहीं रखता है, तो उसे है ना अस्पृश्यता नहीं, अस्पृश्यता अंत अधिनियम 1955 के तहत कहीं ना कहीं दंडनीय प्रावधान। एक यहाँ पर फैक्ट बनता है, एक कथन था कि अस्पृश्यता अस्पृश्यता एक पाप है। ये कथन किसका है? एक पाप है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों एम के गांधी का है। ठीक है, किसका है? एम के गांधी, मतलब महात्मा गांधी का है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी जो कि कहीं ना कहीं आपको रखनी चाहिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हरित क्रांति से। देखो, एक बात और यहाँ से मुझे बतानी है दोस्तों, कि आग अगर आप शुरू से क्लास में देखेंगे तो आपको एक एक जानकारी मिलेगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हरित क्रांति से, हर एक सेट में हरित क्रांति से संबंधित है। तो मैं हरित क्रांति के बारे में बहुत डिटेल में पहले बात कर चुका हूँ, जैसे जनगणना के बारे में बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ। तो आपको क्लास शुरू से देखनी पड़ेगी, तभी आप नोट्स बना पाओगे, और तभी आप कहीं ना कहीं डिटेल में चीज़ों को जान पाओगे। ठीक है, तो अब हम हरित क्रांति से संबंधित पूछा क्या है उसने, कि हरित क्रांति को भी कहा जाता है, तो इसे हम कृषि क्रांति भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कृषि क्रांति। और इसे खाद्यान्न क्रांति भी कहते हैं। तो कौन कौन सी क्रांतियां जो इम्पोर्टेंट हैं वो लिख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे है, पहली है हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये पूछा जाएगा, खाद्यान्न से संबंधित है। कैसे संबंधित है? खाद्यान्न से। ठीक है, अगर हम दूसरी की बात करें तो दूसरा श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे? दुग्ध से, दुग्ध उत्पादन से। श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, और दूध भी कैसा होता है? सफ़ेद। दुग्ध उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, अगर हम अगले की बात करें तो अगली है नीली क्रांति। कौन सी क्रांति दोस्तों? नीली क्रांति। ये किससे संबंध है? ये मछली उत्पादन से। ठीक है, अगर मैं अगली की बात करूं तो अगला है गुलाबी क्रांति। कौन सी क्रांति? गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? प्याज उत्पादन से। प्याज उत्पादन से। अगली की बात करूं तो अगला क्या है? लाल क्रांति। लाल क्रांति। लाल क्रांति के संबंध किससे? मांस उत्पादन से। कुछ भी पूछा जा सकता है, और ये सब पूछे गए क्वेश्चन है जो मैं निकाल के ला रहा हूँ आपके सामने। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रख रहा हूँ। रजत क्रांति, भले ही आप सर्च कर लें। रजत क्रांति की बात करूँ तो ये है अंडा उत्पादन से। सारे कहीं ना कहीं एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन है ना एसएससी में पूछा गया अलग से, उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन ये पूछा गया था
नोट लगा कर इसे समझाता हूँ कि ऑपरेशन जो फ्लड है, ऑपरेशन ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन जो फ्लड है पहली बात किससे संबंधित है, तो ये है दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब इससे कुछ संबंधित और चीजें जान लेते हैं। किसके, ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है, या दुग्ध, ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीय, नहीं डॉक्टर वर्जी वर्जिस कुरियन को। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्जिस कुरियन को। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि इन्हें है ना मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्हें मिल्क मैन, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा, बताइए मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया है ना डॉक्टर वर्जी कुरियन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत कब हुई थी, अगर मैं शुरुआत की बात करूं, इसकी ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी, तो ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1970 में। ठीक है, एक और एडिशनल यहाँ से जानकारी ले लें आप कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में था, करनाल हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि लावड़ी नृत्य शैली से संबंधित निम्नलिखित किस राज्य में है, तो ये है महाराष्ट्र में। और नृत्य के बारे में पूरी पीडीएफ मैंने पिछली वीडियो में दी थी आपको, तो आप वहां से कर सकते हैं। अब हम 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो 7वें क्वेश्चन में बोला क्या गया है, अगर मैं 7वें क्वेश्चन की बात करूं तो 7वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में कथनों को पढ़िए, फिर आपको गलत कथन कौन कौन से ये आपको बताना है। ठीक, मतलब उसने ही बोला गलत कथन को पहचानिए। ठीक, तो गलत कथन की अगर मैं बात करूं, पहला अगर हरित क्रांति के बारे में पढ़ें तो हरित क्रांति शुरुआत के किसानों को अपनी आय को स्तर बढ़ाने में मदद मिली थी, बिल्कुल मिली थी, ये बात सत्य है, ध्यान रखना। कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसान अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया था, ये भी बात सत्य है, क्योंकि नए नए बीजों को लाया गया था, तो जो जो अधिशेष आय थी उन्हें उनने पुनः निवेश किया, क्योंकि उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा था। तो ना तो ए और ना तो बी, मतलब ये दोनों सही हैं, ये दोनों गलत हैं ही। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पर, राजस्थान पर। अब हम यहाँ से ये बात कर लेते हैं सबसे अधिक किसमें, सबसे अधिक, सबसे अधिक महिला में। ठीक है, सबसे कम राजस्थान में, सबसे अधिक महिला में अगर देखा जाए तो कहाँ पर है दोस्तों, सबसे अधिक महिला में केरल में। कहाँ पर है, केरल में। और कितना है, 92.07%। ठीक है, अगर मैं सबसे अधिक पुरुषों की बात करूं, साक्षरता दर की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, सबसे अधिक, सबसे अधिक पुरुषों में कहाँ पढ़े लिखे हैं, तो ये भी केरल में ही है, क्योंकि ओवरऑल सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में ही पाए जाते हैं, 96.11%। ठीक, अब बात आती है कि सबसे कम पुरुष कहाँ पर पढ़े लिखे हैं, तो सबसे कम पुरुष कहाँ पर पढ़े लिखे हैं, तो सबसे कम पुरुष पढ़े लिखे हैं भैया बिहार में। कहाँ पर है दोस्तों, बिहार में। ठीक है, देखो 2011 की एडिशनल जानकारी के लिए, 2011 की जनगणना की एडिशनल जानकारी के लिए मैंने पहली वीडियो में बड़ी विस्तार से बताया, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। मैंने पहले ही बोला कि आपको वीडियो देखने पड़ेंगे,
तब जाकर आप कहीं ना कहीं पूरी जानकारी ले पाओगे। अब हम आते हैं 9 वाले क्वेश्चन में। नवी क्वेश्चन की व्याख्या क्या है बोला जा रहा है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो वित्त आयोग से संबंधित है 280। ठीक है, क्या होता है वित्त आयोग, इस पर बात कर लेते हैं अपन। वित्त का मतलब होता है धन से, ध्यान रखना। ठीक है, तो वित्त आयोग की मंत्री इस समय, सॉरी, वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। वित्त आयोग होता क्या है? यह एक संवैधानिक आयोग है। यह एक संवैधानिक आयोग या संवैधानिक निकाय है, यह संस्था है, संवैधानिक निकाय है जो जो केंद्र सरकार और और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करता है। वित्तीय संबंधों को क्या करता है? परिभाषित करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मुख्यालय की, मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगर मैं पहले वित्त आयोग की बात करूं, पहले वित्त आयोग की बात करूं तो पहला वित्त आयोग था 22 नवंबर 1951। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अध्यक्ष थे चंद्र नेगी। कौन थे दोस्तों? चंद्र नेगी। ठीक है, और क्या क्या इसके बारे में जानकारी है? चंद्र नेगी, और क्या क्या जानकारी, तो उस पर बात कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो और क्या होता है कि भैया राष्ट्रपति जो होता है, ठीक है, इसे गठित कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का क्या करते हैं दोस्तों? गठन करते हैं। वित्त आयोग का क्या करते हैं? गठन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है कि 300 अनुच्छेद 300, सॉरी 243 है, हाँ 243, अनुच्छेद 243 झा में राज्य वित्त आयोग की बात की गई। राज्य वित्त आयोग की बात की गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जो दलीप ट्रॉफी है, ठीक है, ये जो दलीप ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है? तो जो दलीप ट्रॉफी है वो है क्रिकेट से संबंधित। तो अब हम इसी पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कौन कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी, ठीक है, पहला हो गया जैसे ईरानी कप हुआ। ठीक है दोस्तों, ईरानी कप हो गया। दूसरा हो गया रणजी कप। तीसरा हो गया एशिया कप। तीसरा, उसके बाद विजय हजारे।
अब देखो यहाँ से हमने देखा था कि ईरानी कप हो गया, ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी हो गया। विजय हजारे ट्रॉफी के बाद एक होती है देवधर ट्रॉफी। कौन सी दोस्तों? देवधर ट्रॉफी, ठीक है। उसके बाद होता है एक एनकेपी सॉल्वे ट्रॉफी, इसे यहाँ लिख लेते हैं। कौन सी होती है? एनकेपी साल्वे ट्रॉफी, ठीक है दोस्तों। फिर एक होता है एसएच कप, ठीक है दोस्तों। फिर एक होता है गावस्कर ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर कप, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो 2 प्रकार के उसमें विभाजित था। अगर मैं हर्षवर्धन की बात करूं तो हर्षवर्धन वर्धन वंश से थे। कौन से वंश थे? वर्धन वंश के राजा थे। हर्षवर्धन वर्धन वंश के राजा थे। वर्धन वंश के राजा थे, ठीक है। अगर हम देखें तो इसने 606 से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया था। उत्तर भारत पर शासन किया था, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी उस समय? राजधानी हुआ करती थी भैया कन्नौज। क्या होती थी? कन्नौज हुआ करती थी राजधानी, ठीक है। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि हर्षवर्धन के समय में उसका दरबारी कवि कौन था? तो हर्षवर्धन के समय में बहुत पूछा गया क्वेश्चन है ये दोस्तों, कि हर्षवर्धन के समय में उसका दरबारी कवि जो था वो था बाणभट्ट। कौन सा भट्ट? बाणभट्ट। और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी हर्षचरित। ये भी पूछा जाता है हर्षचरित किसके द्वारा? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बाणभट्ट के द्वारा। और ये इसी के दरबार में कवि हुआ करता था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। पिछली वाली क्लास में इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया, तो आप पढ़ सकते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को पहले, अगर आपसे पूछे कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसे जाना जाता था राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से, ठीक है। राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। अगले वाले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र की सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न का पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रतन टाटा। भाई ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है रतन टाटा के बारे में। इनके बारे में बहुत डिटेल में आप लोग हिस्ट्री पढ़ लेना, क्योंकि इनका जो मृत्यु अभी हाल ही में हुई, तो इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम ले लेते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 1937 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है दोस्तों। और अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनकी अभी हाल ही में हुई है 9 अक्टूबर, याद रखना बेटा, 9 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। अगर हम पिता के नाम की बात करें, इनके पिता के नाम की, इनके जो पिताजी थे वो थे नवल टाटा। इनके पिताजी का जो नाम था नवल टाटा।
इसे इनसे पूछा गया एक क्वेश्चन है बेहतरीन, इनकी पुस्तक का पूछा गया क्वेश्चन है कि रतन रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ये पूरी पुस्तक का नाम है। तो पूछा ये जाता है कि इसे किसने लिखा था, नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो डॉक्टर, सीजीएल में शायद पूछा गया क्वेश्चन है, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। हो सकता है वो आगे पूछ लें, क्योंकि अभी उनकी मृत्यु हुई, तो हाल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 14 वाले क्वेश्चन की बात करूँ, तो 14 वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसके लिए किस खेल की प्रतियोगिता में फ्यूज लिस्ट कहा जाता है। तो मुक्केबाजी, बैडमिंटन के बारे में बता चुका हूँ, हॉकी बारे में मैं पिछले उसमें बता चुका हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ लद्दाख। ठीक है, बोला जा रहा है कि लद्दाख और तिब्बती समुदाय में बनाया जाने वाला जो लोसर त्यौहार है वो किस लिए है। तो एक नए वर्ष के त्यौहार के लिए मनाया जाता है, और जो लोसर त्यौहार है वो नए वर्ष के त्यौहार का प्रतीक होता है। अब मैं अगर पहले ऑप्शन की बात करूँ, यहाँ पर फसल कटाई के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो फसल कटाई के त्यौहार के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो वो होता है दोस्तों मकर संक्रांति। कौन सा? मकर संक्रांति। ठीक है। अगर मैं बात करूँ मानसून महोत्सव पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, मानसून महोत्सव के नाम से कौन से त्यौहार को माना जाता है, मानसून महोत्सव। तो ये माना जाता है ओणम। कहाँ पर मनाया जाता है ओणम? मनाया जाता है दोस्तों केरल में। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? केरल में। ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं आगे बात करूँ शीतकाल, ठीक है, शीतकालीन की बात करूँ, तो शीतकालीन के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मकर संक्रांति है। अब हम थोड़ा सा लद्दाख पर बात कर लेते हैं, क्योंकि भैया लद्दाख अभी नया जिला बना है, सॉरी नया राज्य बना है केंद्र शासित, तो इसी पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले राजधानी की अगर बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह, कई बार पूछी गई है क्योंकि नया नाम है। लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह है। और ये जो लेह है ये जो जोजिला दर्रा आपने पढ़ा हो, लेह जो है वो जोजिला दर्रा के माध्यम से कश्मीर घाटी को जोड़ता है। कश्मीर घाटी से जुड़ता है कश्मीर घाटी से जुड़ता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है एग्जाम में, किसी एग्जाम में पूछा गया है कि लेह किस नदी के किनारे बसा है, क्योंकि ये एक ऐसी नदी है जो चाइना से निकलते हुए भारत आती है, फिर पाकिस्तान में घुस जाती है। तो ये कौन सी नदी है? तो यह लेह बसा हुआ है सिंध नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सिंध नदी के किनारे। तो ये बसा हुआ है सिंध नदी के किनारे। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेह में, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लेह में कितने ज़िले हैं। तो 2 ही ज़िले हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लेह में कितने ज़िले हैं। 2 ज़िले हैं, एक तो हो गया लेह और एक हो गया दोस्तों कारगिल। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने लेह लद्दाख के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको मैं इस तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में भारत का हिस्सा हुआ करता था, कौन से 2 पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश। पहले इनकी स्थिति को समझ लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, थोड़ा सा इसको लेके समझना तो अपन को इतनी है, तो ऐसे बात। हाँ, अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान रहा है और ये रहा बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, या इसको यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो पाकिस्तान और
देखो पाकिस्तान मतलब पहले आप ऐसे समझे, थोड़ा सा हिस्ट्री को मैं अच्छे से समझा देता हूँ। देखो भारत का जब बंटवारा हुआ था, भारत को जब बंटवारा मतलब भारत के जब टुकड़े हुए थे, तो आप ये मान के चलें या भारत का जब बंटवारा हुआ था, तो बंटवारा हुआ था 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को। अब बात आपको ये समझना है, मध्य रात्रि को बात है आपको ये समझना है कि जो बंटवारा हुआ था, जो बंटवारा हुआ था, ये धर्म के आधार पर हुआ था। इस बात को विशेष ध्यान देना, धर्म के आधार पर। मतलब कहा यह गया था कि जहाँ जहाँ पर मुस्लिम बहुल संख्या है उसे हम पाकिस्तान घोषित कर देते हैं, और जहाँ जहाँ पर हिंदू बहुल बहुल संख्या है उसे हम क्या घोषित कर देते हैं, उसे हम भारत घोषित कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम जनसंख्या पाई गई थी, एक इस साइड पाई गई थी, और एक ये जो बांग्लादेश है इस साइड पाई गई थी। ठीक है, तो जो आज पाकिस्तान है, जो आज पाकिस्तान है, इसे घोषित कर दिया गया भैया पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, और जो पहले जो आज बांग्लादेश है, जो आज बांग्लादेश है, उसे पहले घोषित किया गया पूर्वी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान पहले दो थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। ये इसे कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान, और ये वाला जो है, ये वाला, इसे हम कहा करते थे पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन हुआ क्या, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में आपस में ये कहीं ना कहीं बहुत सारे विवाद हो रहे थे, और बहुत सारे विवाद होने के बीच बांग्लादेश ने अपने आप को 26 मार्च 1971 में क्या करा लिया, आज़ाद करा लिया। 26 मार्च 1971 को आज़ाद हो गई। ठीक है, तो कहानी क्या थी कि भैया अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि बांग्लादेश का पूर्व नाम क्या था, बांग्लादेश को हम पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। ठीक है, बंटवारा हुआ था 15 अगस्त 1947 का, भारत का बंटवारा हुआ था। तो पूरा भारत और मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले कहाँ पर आते थे, भारत के हिस्से में आते थे। भारत का बंटवारा हुआ तो कहा गया कि धर्म के आधार पर बंटवारा होगा, जहाँ जहाँ पर मुस्लिम बहुल संख्या उसे हम मतलब एक तरीके से पाकिस्तान घोषित कर देते हैं। तो एक तो इलाका पश्चिम वाला पाया गया, एक इलाका पूर्वी वाला पाया गया। तो जो आज पाकिस्तान है उसे हमने पश्चिमी पाकिस्तान कहा, और जो आज बांग्लादेश है उसे हमने क्या कहा, पूर्वी पाकिस्तान कहा। ठीक है, अब पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी का पाकिस्तान आपस में कहीं ना कहीं बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हो रहे थे, विवाद हो रहे थे, जिसकी वजह से 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश ने अपने आप को कहीं ना कहीं पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ाद करा लिया, और वो बन गया बांग्लादेश। ठीक है, पूछा यह जाता है कि बांग्लादेश के संस्थापक या जनक किसे कहा जाता है, तो संस्थापक या मैं इनकी जनक की बात करूं, संस्थापक या मैं इनकी जनक की बात करूं, तो बहुत अच्छा नाम है, कहीं ना कहीं आप इन्हें याद रखें, और पूछेगा यह क्वेश्चन है कई बार, शेख मुजीबुर रहमान, ये इनका नाम है। ठीक है, पाकिस्तान से एक और क्या क्वेश्चन बनता है, पाकिस्तान से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी जीडी में ही पूछा गया क्वेश्चन है पाकिस्तान से, भैया पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, पाकिस्तान शब्द का नाम किसने दिया था, या पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो ये दे दिया था चौधरी रहमत अली ने। किसने दिया था, चौधरी रहमत अली ने। तो समझ में आया लगभग कि जब भारत हुआ करता था, तो 1947 में जब भारत आज़ाद, मतलब भारत का एक तरीके से बंटवारा नहीं हुआ था, तो आप ये मान के चलें दोनों ही बांग्लादेश और पाकिस्तान वो भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। अब हम वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कैले गानर मलगिन उरीमाई थोईथित्तम करके पहल की शुरुआत की है। देखो नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है। उसके बाद बोला जा रहा है टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकरों, ब्यूटी पार्लरों और ड्राई क्लीनिंग सेवाओं आदि सेवाओं पर लगने वाला एक कर जो है 1994 और 1995 में था। देखो जीएसटी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, जिसका नाम कर से बात आई है, तो कर का मतलब होता है जीएसटी, मतलब कर का एक हिस्सा जीएसटी आपने अगर सुना हो, जिसका मतलब होता है गुड्स सर्विस टैक्स।
गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, तो गुड्स सर्विस टैक्स सबसे पहले तो ये पूछा जाता है विश्व में सबसे पहले इसे कहाँ पर था, विश्व में सबसे पहले, इससे बहुत फैक्ट बनते हैं बहुत सारे, तो अपन थोड़ा समझ लेते हैं। विश्व में सबसे पहले ये फ्रांस में था, विश्व में सबसे पहले ये कहाँ पर था कि ये व्यवस्था कहाँ पर थी, फ्रांस में थी। हम कौन से देश का मॉडल है, हमारे देश में भारत कौन से देश का मॉडल लेकर बैठे हैं, भारत का मॉडल जो है, भारत का जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल है, तो भारत का जो मॉडल है वो है दोस्तों कनाडा मॉडल। कौन सा मॉडल है, कनाडा मॉडल। हमारे यहाँ कब चालू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को कहीं ना कहीं इसे चालू किया गया था। तो कब चालू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, अच्छा, और अगर आप जानना चाहते हैं थोड़ा बहुत फैक्ट और बता देता हूँ। तो जैसे अगर पूछा जाता है संविधान संशोधन बिल कौन सा था, तो 122वां संविधान संशोधन था, 122वां संविधान संशोधन बिल था। फिर पूछा जाता है तो ये 122वां तो संविधान संशोधन बिल था, और 101वां संविधान संशोधन के तहत इसे जीएसटी लागू किया गया था। मतलब 101वां संविधान अधिनियम बन गया था ये एक तरीके से, या विधेयक मान लो आप एक तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो ये दिया था विजय कैलिकर समिति ने दिया था। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया इसे सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, तो इसे सबसे पहले लागू किया गया था असम में ही किया गया था। हाँ, जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम जो राज्य था वो असम ही था। कहाँ पर लागू किया गया था असम में। मैं लिख कम रहा हूँ, ऐसे आप जान लें कहाँ पर किया गया था, असम में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस में प्रसिद्ध हैं, तो शहनाई में है। ठीक है, अब हम सरोजनी नायडू के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम सरोजनी नायडू के बारे में समझते हैं, सरोजनी नायडू को बोला गया है कि किस वर्ष वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहीं, तो 1925 में। ठीक है, ये भारत की पहली महिला थी जो कांग्रेस अध्यक्ष हुई। भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। ठीक है, अगर हम बात करें सरोजनी नायडू की, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल, ये तो सबने ही सुना होगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला जो राज्यपाल थी वो कौन थी, सरोजनी नायडू थी। पूछा ये जाता है ये कहाँ से थी। ठीक है, तो ये थी भैया यूपी से बनी थी। कहाँ से बनी थी, यूपी से। ठीक है, भारत की कोकला किसे कहा जाता है, नहीं कहा जाता है सरोजनी नायडू को। कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि भारत की कोकला किसे कहा जाता है, तो सरोजनी नायडू को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सरोजनी नायडू को। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश में जन्मी थी, ये भी ध्यान रखना है, इनका जन्म जो हुआ था आंध्र प्रदेश में हुआ था। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें।